बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर्स। नॉन फंक्शनिंग benign adenomas, basically they are almost 50% of all types of pituitary tumors, ठीक है। और नॉर्मली ये इंसिडेंटली ही फाइंडिंग इनकी होती है जब हम स्कैन किसी और रीजन के लिए या किसी और हमें सस्पिशन होती है कि कोई और कंडीशन है, ठीक है। और बिकॉज दीज आर नॉन फंक्शनिंग तो इनका नॉर्मली ट्रीटमेंट एज सच रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। प्लस ये है कि ये वाले जो ट्यूमर्स होते हैं नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर्स, ये जनरली एक्सेसिव हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे हमने एक्रोमेगली के केस में देखा था या कुशन सिंड्रोम के केस में देखा था या प्रोलैक्टिनोमा के केस में देखा था, ठीक है। इनफैक्ट ये हो सकता है कि नॉर्मल पिट्यूटरी को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स की डिफिशिएंसी हो सकती है। जैसे अभी बिल्कुल लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, दैट वाज हाइपोपिट्यूटरी, ठीक है। तो इन्हें याद रखने वाली बात यह है कि जो नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं ये एक्सेस की तरफ नहीं लेके जाते, हाँ डेफिशिएंसी की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट एटियोलॉजी, तो सबसे पहले हमने एक्सक्लूड करना होता है बाकी जो सिक्रीटरी पिट्यूटरी ट्यूमर्स हैं या डिफरेंट तरह के मैसेज होते हैं जो अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, उनके प्रेजेंस को। मैस अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो वो हम नॉर्मल पिट्यूटरी फंक्शन के साथ उसको एसोसिएट कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो मैस जो है वो नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर है और वो कॉज कर रहा है हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। क्रेनियोफेरेंजियोमास वो वाले ट्यूमर्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस जो पार्ट है ब्रेन का उसके एम्ब्रियोलॉजिकल टिश्यू से डेवलप होते हैं, ठीक है। और उनको हमने डिफरेंशिएट करना होता है पिट्यूटरी एडेनोमास से, क्योंकि क्रेनियोफेरेंजियोमास जो हैं उनका स्पेसिफिकली हमें रिक्वायर्ड होता है ट्रीटमेंट, और वो ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी की फॉर्म में हो सकता है और रेडियोथेरेपी की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो ख़ास तौर पे जो यंगर एडल्ट्स हैं और जो चिल्ड्रन हैं उनके अंदर जब हम डिस्कस करते हैं, उनके अंदर जब हम डिटरमिन करते हैं कि जी इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये मैस है, तो वहाँ पे हमने ज़रूर ये मेक श्योर कर लेना है कि वो मैस क्रेनियोफेरेंजियोमास हैं या वो फिर नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर है। अगर तो नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर है तो वो कोई मैलिग्नेंट कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर क्रेनियोफेरेंजियोमास हैं तो फिर उनको हमने ज़रूर ट्रीट करना। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो जो नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर्स हैं वो नॉर्मली दीज आर एसोसिएटेड एज बीइंग पार्ट ऑफ एन इनहेरिटेड सिंड्रोम, जैसे कि मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया टाइप 1 या फिर समटाइम्स फेमिलियल पिट्यूटरी एडेनोमास में भी ये आता है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर पेशेंट्स का नॉर्मली विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ विजुअल फील्ड डिफेक्ट क्या होता है, विजन का प्रॉब्लम होता है। और बेसिकली ये वाला जो प्रॉब्लम है that is bitemporal hemianopia. बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया क्या होता है? बेसिकली ये मेडिकल डिस्क्रिप्शन है एक तरह की पार्शियल ब्लाइंडनेस की, जहाँ पे यानी आपका राइट और लेफ्ट जो विजुअल फील्ड है उसका आउटर हाफ उसमें विजन मिसिंग होती है, ठीक है। मैंने क्या बताया, बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया कि ये एक ऐसा पार्शियल ब्लाइंडनेस है जिसके अंदर राइट और लेफ्ट साइड का जो विजुअल फील्ड होता है उसका आउटर हाफ उसमें विजन जो है वो मिसिंग होता है। अच्छा, इसके साथ जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि पेशेंट्स में हैव इन सम केसेस हार्मोनल डेफिशिएंसीज, उन हार्मोनल डेफिशिएंसीज के साथ साथ उनको हेडेक्स भी हो सकती हैं और नॉजिया भी हो सकती है समटाइम्स। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर 3 हम उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम पिट्यूटरी फंक्शन का टेस्ट करते हैं, सेकंड ये है कि हम विजुअल फील्ड टेस्ट करते हैं, थर्ड ये है कि हम एमआरआई करते हैं, ठीक है।
पिट्यूटरी फंक्शन हम बेसलाइन के ऊपर टेस्ट करते हैं और फिर जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो उसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं। अगेन हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको पता है कि हम पहले बेसलाइन पे रीडिंग लेते हैं, फिर हम स्टिमुलेट करके फिर हम दोबारा से रीडिंग लेते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, फिर हम दोनों रीडिंग्स को कंपेयर करते हैं कि कितना हार्मोनल लेवल्स बढ़ा कितना नहीं बढ़ा। तो बेसलाइन टेस्ट में प्रोलैक्टिन, सुबह 9 बजे का कोर्टिसोल लेवल्स हैं, LH लेते हैं, FSH लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्राडायोल लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन लेते हैं, IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 लेते हैं, TSH लेते हैं। इस तरह से काफी सारे हम हार्मोन्स को डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो स्टिमुलेटेड टेस्ट्स हैं दे कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कोर्टिसोल। अगर 9 AM का जो कोर्टिसोल है वो उतना सफिशिएंट नहीं आया कि हम उसकी डेफिशिएंसी को रूल आउट कर सकें, उसकी डेफिशिएंसी को एक्सक्लूड कर सकें, ठीक है। बाकी पिट्यूटरी हार्मोन्स के लिए ऐसे स्टिमुलेशन टेस्ट हम यूज नहीं करते क्योंकि जो बेसलाइन के लेवल्स हैं उनको उनकी बेसिस पर डायग्नोसिस करना ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर विजुअल फील्ड टेस्टिंग हम करते हैं सो दैट हमें पता चल सके कि विजुअल डिफेक्ट है इसके अंदर या नहीं है। और उसके अलावा MRI हम पिट्यूटरी ग्लैंड का करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होती है, सो दैट हमें ये पता चल सके कि जो लेजन है वो किस उसका क्या साइज है और किस एक्सटेंट तक जो है वो लेजन, ठीक है। फिर रेगुलर स्कैन्स हमने करने होते हैं सो दैट ट्यूमर अगर ग्रो हो रहा है तो उसकी हमें प्रेजेंस पता चल सके और कितना फास्ट ग्रो हो रहा है। मैनेजमेंट नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमास सर्जरी हमें तब चाहिए होती है जब हमें उस मैस इफेक्ट के कोई कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आ रहे हों, जैसे कि सीरियस विजन डिफेक्ट अगर हमें आ रहा है तो फिर हमने वहाँ पे करना है सर्जरी, अदरवाइज ऐसी जरूरत नहीं है। अगेन ऑप्टिक एट्रोफी अगर नहीं है, ऑप्टिक एट्रोफी का मतलब होता है ना वेस्टिंग, जैसे मस्कुलर एट्रोफी न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो बड़ी कॉमन है। तो ऑप्टिक एट्रोफी का मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा ऑप्टिक नर्व जो है उसकी वेस्टिंग हो रही है, वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व वो वाली नर्व होती है जो इम्पल्सेस को आई से लेके ब्रेन की तरफ जाती है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व कौन सी होती है? जो इम्पल्सेस को आई से लेके ब्रेन की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अगर ऑप्टिक एट्रोफी नहीं हो रही तो फिर हमें सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह फिर ये होता है कि अगर सर्जरी हम करते हैं और पेशेंट को उसमें हार्मोनल डेफिशिएंसीज हैं तो सर्जरी करने के साथ वो हार्मोनल डेफिशिएंसीज रिलेटिवली इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर तो ट्यूमर पोस्ट सर्जरी ट्यूमर की रीग्रोथ हो जाती है तो फिर हम जो है वो रेडियोथेरेपी की तरफ। अच्छा अच्छा, प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो समटाइम्स पेशेंट्स पार्शियली हार्मोन्स में डेफिशिएंट होते हैं, समटाइम्स ऑलमोस्ट जितने भी हार्मोन्स पिट्यूटरी सिक्रीट कर रहे हैं उन सब के अंदर डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टर्म यूज की हुई है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जितने भी हैं उन सब की डेफिशिएंसी होती है, मतलब डेफिशिएंसी क्या, कंप्लीट जो है वो एब्सेंस होती है उनकी। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जितने भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं उन सबकी एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। लेकिन यह है कि हार्मोन सब को हम रिप्लेस कर सकते हैं और पेशेंट्स कैन लिव अ वेरी वेरी नॉर्मल हेल्दी लाइफ, ठीक है। जैसे भी हमने डिस्कस किया कि ट्यूमर रीग्रोथ के चांसेस होते हैं, तो इस रीज़न के लिए पेशेंट्स को हम रेगुलरली रिव्यू करते हैं और अगर हमें ट्यूमर ग्रोथ नज़र आती है तो फिर हमने रेडियोथेरेपी के थ्रू हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज डायबिटीज इन स्पीडस। डायबिटीज इन स्पीडस के अंदर आपको पता है एक्सेसिव थर्स्ट होती है और देयर आर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन
और पेशेंट की जो बॉडी है वो यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर सकती, इवन अगर हम वाटर इनटेक को रिस्ट्रिक्ट भी करें। ठीक है, दो तरह की मेनली डायबिटीज इंसिपिडस होती है, क्रेनियल होती है, नेफ्रोजेनिक होती है, और तरह की भी होती है। वैसे जो इंपॉर्टेंट दो टाइप्स हैं वो क्रेनियल और नेफ्रोजेनिक है। जो क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस है उसके अंदर देयर इज डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस मैंने बताया उसके अंदर देयर इज डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। और ऑन द अदर हैंड जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है उसके अंदर जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है उसका जो किडनी के अंदर एक्शन है वो सही से नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से डाइल्यूटेड यूरिन पास हो। पैथोजेनेसिस के अंदर आपको पता है कि जो हाइपोथैलेमस पार्ट है ब्रेन का वो प्रोड्यूस करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन जो है इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर स्टोरेज। ठीक है, यानी हाइपोथैलेमस इसको सिक्रीट करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके स्टोर होता है। ठीक है, अच्छा, अब जब भी हमारे प्लाज्मा में ब्लड प्लाज्मा में ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है तो एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है, या फिर जब हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है तो तब भी एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, ये जो हार्मोन है ये बाइंड करता है टू रिसेप्टर्स ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। ठीक है, और जब ये बाइंड कर जाता है उन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के साथ तो जो वाटर की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, और जब वो इंक्रीज करती है तो उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर की वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर एक्सेसिव थर्स्ट हमने डिस्कस किया, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट द यूरिन हमने डिस्कस किया, ये दो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं। जो यूरिन की अमाउंट है जो डेली बेस पे प्रोड्यूस होती है दैट इज नॉर्मली मोर देन 3 लीटर्स पर डे व्हिच इज डेफिनेटली अ लॉट। नॉक्टूरिया बहुत कॉमनली प्रेजेंट होता है एडल्ट्स के अंदर। नॉक्टूरिया का मतलब है कि नाइट टाइम के ऊपर जब आपको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होती है। चिल्ड्रन के अंदर टिपिकल सिम्टम जो है वो एन्यूरेसिस होता है, जिसको हम बेड वेटिंग कहते हैं, फटीग होती है, ग्रोथ डिले होता है। अच्छा, ये मेन कॉज ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस दी हुई है टेबल 6.9 में। क्रेनियल जो टाइप है उसके अंदर इडियोपैथिक यानी कि नोन कॉज, फिर पिट्यूटरी ट्यूमर्स या हाइपोथैलेमस के अंदर जो ट्यूमर्स हैं उनकी वजह से हो सकता है, क्रेनियल सर्जरी की वजह से हो सकता है, हेड ट्रॉमा, इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस। मेनिंजाइटिस आपको मैंने बताया हुआ है, जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्टिंग शीट्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। एंसेफेलाइटिस अगेन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन होती है, मोस्ट कॉमनली जो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है। फिर जनाब ग्रेनुलोमेटस डिजीजेस जैसे कि न्यूरोसेक्राइड और ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से होता है। न्यूरोसेक्राइडोसिस जो है बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ सेक्राइडोसिस, बेसिकली एक कंडीशन होती है जिसकी कोई नोन कॉज नहीं है, जिसके अंदर डिफरेंट ग्रेनुलोमास हमें टिश्यूज के अंदर मिल रहे होते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिकली वो जो टिश्यूज होते हैं वो सीएनएस में इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड के जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर ग्रेनुलोमास हमें मिल रहे होते हैं। ठीक है, फिर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की कॉज की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक रीनल फेलियर के केस में हो सकता है, लिथियम टॉक्सिसिटी अगर आप कुछ ऐसा केमिकल इंजेस्ट कर लेते हैं उससे हो सकता है, एक्सेसिव ब्लड शुगर्स की वजह से अगर कंटिन्यूसली आपको रहता है, हाइपोकलीमिया की वजह से हो सकता है, डिक्रीज पोटेशियम लेवल्स जो हैं ब्लड में, ग्लाइकोसूरिया जब आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज होना शुरू हो जाए, ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल डिजीज। ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल डिजीज के अंदर हमारे पास जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी जो है इन्फ्लेमेशन वो स्टार्ट हो जाती है, एक्यूट भी हो सकती है, ये क्रॉनिक भी हो सकती है। ठीक है जी, तो ये सारी कॉजेज हैं डायबिटीज इंसिपिडस की। डायग्नोस्टिक अप्रोच के अंदर सबसे पहले हमने एक्सक्लूड करना होता है उन कंडीशंस को जो ऑस्मोटिक डायरेसिस कॉज कर रही होती हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। यानी अगर आपका डायबिटीज मेलाइटिस भी बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है तो भी आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही होगी उस पर्टिकुलर पीरियड में जितने में आपका
डायबिटीज बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है। फिर ये है कि हाँ, हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को इससे कंफ्यूज नहीं करना। हमने जो भी डिस्कस किया कि मोर देन 3 लीटर्स ऑफ यूरिन नॉर्मली पेशेंट्स पास कर रहे होते हैं, तो उसमें ये हमने जरूर देखना है कि समटाइम्स हमारे जस्ट यूरिन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, जैसे दिस इज समथिंग वेरी कॉमन। अगर आप रात को सोने से पहले 1 कप कॉफी या 1 कप चाय का ले लें, तो पूरी रात आपको 3-4 बार यू विल नीड टू गो टू वॉशरूम टू पास यूरिन। सो यूरिन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना डायग्नोज नहीं करता। यूरिन का जो वॉल्यूम है वो अगर 3 लीटर से ज्यादा हो रहा है 24 आवर्स के अंदर, तो फिर वो हमें डायबिटीज इंसिपिडस की तरफ लेके जाता है। ठीक है, फिर फर्दर कुछ टेस्ट होते हैं जो क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस या नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को डिफरेंशिएट करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें, वंस हम ये डिटरमिन कर लेते हैं कि यूरिन वॉल्यूम ज्यादा है 3 लीटर से, उसके बाद हमने देखना है कि पेशेंट क्या अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर उसको हम वाटर का इंटेक उसका कम करते हैं। ठीक है, हाँ, और उसके साथ हम फिर डेस्मोप्रेसिन को ऐड करते हैं, पेशेंट को देते हैं डेस्मोप्रेसिन, और फिर हम देखते हैं कि डेस्मोप्रेसिन देने के बाद वो उसको कंसंट्रेट कर रहा है यूरिन को या नहीं। डेस्मोप्रेसिन क्या है? डेस्मोप्रेसिन इज द मैन मेड वर्जन ऑफ वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन एडीएच हार्मोन को कहते हैं। ठीक है, वेजोप्रेसिन एडीएच हार्मोन को कहते हैं। ठीक है, और ये बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है इसको मेंटेन करने में, किडनी फंक्शन को मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो डेस्मोप्रेसिन हम ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जिनके अंदर यूरिन का बहुत ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा हो। तो बेसिकली हमारी थर्स्ट को कंट्रोल करता है, बहुत ज्यादा जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है ना बेसिकली। इसी तरह बच्चों में जो बेड वेटिंग जो ज्यादा करते हैं उनको भी हम देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद डेस्मोप्रेसिन हम देखते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या उसके बाद वो यूरिन को कंसंट्रेट कर सकता है या नहीं। 24 आवर यूरिन वॉल्यूम हम देखते हैं, अगर वो 3 लीटर से ज़्यादा है या कम है, या फिर पर आवर हम यूरिन वॉल्यूम देखते हैं अगर वो 200 ml से ज़्यादा है या कम। ठीक है, 2 कंसेक्टिव आवर्स के अंदर। सो अगर तो 2 कंसेक्टिव आवर्स के अंदर पर आवर 200 ml से ज़्यादा यूरिन को प्रोड्यूस करे तो वो एक्सेसिव के अंदर काउंट होगा। ठीक है, 2 कंसेक्टिव आवर्स के अंदर पर आवर अगर पेशेंट 200 ml से ज़्यादा यूरिन पास आउट करे तो वो मैंने बताया एक्सेसिव के अंदर काउंट होगा। फिर यह है कि सीरम सोडियम कंसंट्रेशन भी अपर रेंज पे हो सकती है, रेंज के अपर एंड पे हो सकती है। ठीक है, यूरिया भी इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा पेयर्ड यूरिन एंड सीरम टेस्ट भी हम करते हैं, कंसंट्रेटेड सीरम ऑस्मोलैरिटी paired with dilute urine osmolarity, यानी अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी 295 मिलीऑस्मोल पर केजी से ज़्यादा है और यूरिन ऑस्मोलैरिटी 300 से कम है तो फिर इट स्ट्रांगली सजेस्ट्स द प्रेजेंस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, फिर इसके अलावा वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट हम करते हैं। इसमें एक तो हम डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस का, दूसरा ये कि क्रेनियल या नेफ्रोजेनिक जो 2 टाइप्स हैं उनके अंदर डिफरेंशिएशन भी हम कर सकते हैं। जो डेस्मोप्रेसिन हम देखते हैं, जो अगर पेशेंट तो होगा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का तो वो डेस्मोप्रेसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर वो पेशेंट होगा क्रेनियल का, क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस का, तो फिर डेस्मोप्रेसिन से काफी हद तक उसकी कंडीशन बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो क्रेनियल जब हमारा डायग्नोज हो जाता है तो उसकी फिर जो कॉज है उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं विद थॉरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करते हैं फीमेल्स मेल्स दोनों के अंदर, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर है दैट कैन आल्सो कॉज डैमेज टू पिट्यूटरी और समटाइम्स, और उससे डायबिटीज इंसिपिडस भी हो सकता है। फिर एमआरआई भी हम करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का या हाइपोथैलेमस का। फिर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो डेस्मोप्रेसिन हमने जैसे डिस्कस किया कि हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं
स्पेशली क्रेनियल के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इसका इफेक्ट अच्छा है। सबक्यूटेनियसली हम देते हैं, यानी जो सबक्यूटेनियस का मतलब होता है अंडर द स्किन, ठीक है। ओरली भी वैसे दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि नॉर्मल थर्स्ट अगर पेशेंट की होती है तो फिर पेशेंट जो है वो उसकी इनटेक को अडेप्ट कर लेता है इजीली, लेकिन अगर हाइपोथैलेमिक डैमेज बहुत सीवियर हो या सीरियस हो तो फिर हमारा जो थर्स्ट सेंटर है बेसिकली हाइपोथैलेमस के अंदर सिचुएटेड होता है वो बहुत ज़्यादा उसका फेलियर हो जाता है, और उसके अंदर जो है वो फिर पेशेंट्स का ऑस्मोटिक बैलेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अगर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है पेशेंट्स को, तो फिर उनकी जो स्पेसिफिक कॉज है उसको हमने एड्रेस करना है, किस वजह से नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉजेटिव जो ड्रग है वो लिथियम है तो फिर हमने लिथियम वाली कोई ऐसी ड्रग जिसके अंदर लिथियम प्रेजेंट है उसको डिसकंटिन्यू करना है, ठीक है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जनरली ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है और इसका ट्रीटमेंट इज क्वाइट डिफिकल्ट। प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें, क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस जैसे हमने अभी डिस्कस किया डेस्मोप्रेसिन को अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है और पेशेंट्स कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ, लेकिन ये है कि उसके अंदर भी हमने अंडरलाइन कॉज को जरूर देखना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं, ठीक है बेटे। So this is all about diabetes insipidus and non-functioning pituitary tumors. Okay, inshallah next lecture में मिलते हैं। अल्लाह।